नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल डार्क टेल्स क्राइम स्टोरीज पर। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो एक मर्डर मिस्ट्री तो है ही, लेकिन साथ साथ एक शानदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। एक ऐसी कहानी जहां एक साथ एक पूरे परिवार की हत्या हो जाती है और इन हत्याओं का आरोप एक्स लवर, एक्स पति, खुद मरने वाले शख्स और यहां तक कि एक आत्मा तक पर लगता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इस फैमिली के अपने डर्टी सीक्रेट्स भी हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा थ्रिलर बनाती हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं ये कहानी जो जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक मर्डर मिस्ट्रीज के लिस्ट में शुमार है। अब ये कहानी में सुनाना शुरू करूं उससे पहले आपका कुछ चीजों को समझना जरूरी है, खासकर इस कहानी के किरदारों को समझना। वैसे ये सभी जर्मन नेम्स हैं तो हो सकता है इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो, तो इसीलिए उसे पॉइंट आउट तो मत ही करिएगा। खैर, तो कहानी है 1990s की और इस कहानी में पहले और मेन किरदार हैं 63 साल के एंड्रियास हिंड्रिकाफेक, उनकी पत्नी जो उनसे कुछ साल बड़ी थी यानी 72 साल की कजेला, इन दोनों की विधवा बेटी 42 यानी 42 साल की विक्टोरिया गैब्रियल और विक्टोरिया के 2 बच्चे, 7 साल की कजीला जिसका नाम अपनी नानी के ही नाम पर रखा गया था और 2 साल का जोसेफ। छोटा सा परिवार था, घर में बच्चे थे तो खूब चहचहाता परिवार भी था। ये लोग रहा भी करते थे एक बहुत बड़े से एरिया में जहां एक फार्म था, कुछ एक जानवर भी इन लोगों ने पाले हुए थे और घर भी 2 हिस्सों में बना हुआ था और एक ऐसी जगह थी जहां चारा यानी जानवरों के खाने पीने का सामान रखा जाता था। घर के पीछे हुआ करता था घना जंगल। तो कहानी शुरू करते हैं। शुरू होती है सितंबर 1921 से। कुछ 21-22 तारीख है और इस परिवार के लिए मेड के तौर पर काम करने वाली क्रिश्चियन रीगर को एक रात अजीब सी आवाज आती है। वो ध्यान देती है कि ये आवाज एटिक से कहीं से आ रही है। वैसे फॉरेन कंट्रीज में एटिक जो होता है वो घर का ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये कोई फ्लोर नहीं होता जहां लोग बेड लगाकर रहते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा स्पेस होता है जिसे कोई स्टोर की तरह यूज कर लेता है तो कोई किसी और काम के लिए। तो आधी रात को एक रोज क्रिश्चियन रीगर को यहीं से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि घर का ही कोई पर्सन जैसे ऊपर गया होगा। वो अगले दिन सबसे पूछती है कि क्या कोई ऊपर था, आधी रात को कोई वहां गया था। तो सब मना करते हैं कि एटिक में कोई क्या ही करने के लिए जाएगा। बात भी सही थी। अब अगली रात आती है, क्रिश्चियन को फिर से वो आवाजें सुनाई देती हैं। अब वो एटिक में जाने का फैसला करती है। उसे वहां कोई नहीं दिखता। अगले कुछ दिनों में ये आवाजें बढ़ने लगती हैं और इसके साथ ही क्रिश्चियन का डर भी। वो तुरंत घर के मालिक एंड्रियास को इस बारे में बताने का सोचती है, लेकिन एंड्रियास उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। लेकिन एटिक से आने वाली आवाजें अब बढ़ने लगती हैं। उसे लगता है कि जैसे हर वक्त कोई उस पर नजर रख रहा है। घर के बाकी लोग भी जब क्रिश्चियन की बात नहीं माने तो क्रिश्चियन को लगने लगा कि ये घर हॉन्टेड है और जरूर किसी भूत या आत्मा का साया इस घर पर है। तो अपनी जान बचाने के लिए वो नौकरी ही छोड़ देने का फैसला करती है और करीब 21 या 22 सितंबर को वो घर छोड़कर चली जाती है। अगले 6 महीने ये परिवार कोशिश करता है कि कोई मेड ढूंढ पाए, लेकिन 6 महीने में इन्हें सही से कोई पर्सन नहीं मिल पाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह वो अफवाह थी कि हिंड्रिकाफेक के घर में कोई आत्मा है, भूत है, प्रेत है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि देयर वाज अ रीजन, और वो रीजन और कोई नहीं बल्कि खुद एंड्रियास हिंड्रिकाफेक था, यानी इस घर का गार्जियन, इस घर का बड़ा, इस घर का मर्द। दरअसल आसपास के लोग एंड्रियास को एकदम पसंद नहीं करते थे। वो एक कंट्रोलिंग, पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करने वाला एक सनकी शख्स था। इतना ही नहीं, कुछ पड़ोसियों का तो ये भी कहना था कि एंड्रियास अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ भी बेहद खराब बिहेव करता था। वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता था। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना था कि विक्टोरिया के 2 साल के बेटे जोसेफ का पिता और कोई नहीं बल्कि खुद एंड्रियास था। लोग ये भी मानते थे कि क्योंकि एंड्रियास कैरेक्टर का इतना खराब शख्स था तो उसकी अपनी पोती 7 साल की कजीला पर भी गंदी नजर थी। दरअसल लोग जानते तो पहले से थे कि एंड्रियास एक सनकी खड़ूस इंसान था,
लेकिन उसके कैरेक्टर का पता लगना हाल फिलहाल के सालों में ही शुरू हुआ था। कुछ 6-7 साल पहले यानी 1915 में घर के किसी सर्वेंट ने एंड्रियास को अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लिया था और ये देखने के तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और पुलिस को इन सब के बारे में बता दिया था। अब वो वक्त ऐसा था जब औरतों के हक की बात, उनके साथ हुए गलत की बात ज्यादा लोग ना तो करना पसंद करते थे और ना ही सुनना। ऐसे में जब विक्टोरिया और एंड्रियास वाला केस लोगों के सामने आया तो न सिर्फ एंड्रियास को सजा दी गई बल्कि खुद विक्टोरिया को भी सजा सुनाई गई। उसे पूरे 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। एंड्रियास को 1 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जिस दिन वो घर लौटा उसने वापस अपना वहशीपन शुरू कर दिया। कहा जाता है कि विक्टोरिया ने इस दौरान कई बार घर से भाग जाने, अपने इस दरिंदे पिता से दूर जाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण वो नाकामयाब हो जाती। विक्टोरिया ने इस अब्यूज से बचने के लिए शादी तक की। उसके पति का नाम कार्ल गैब्रियल था। कार्ल और विक्टोरिया को एक बेटी हुई थी, वही जिसका नाम कजीला था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर कार्ल आर्मी में भर्ती हो गया और वॉर में जाने के बाद वो कभी नहीं लौटा। विक्टोरिया ने इंतजार किया, लंबा इंतजार किया, लेकिन कार्ल कभी जिंदा तो नहीं लौटा। इसके बाद मजबूरी में उसे अपने माँ बाप के घर लौटना पड़ा और एक बार फिर वही अब्यूज का सिलसिला चालू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मेन क्राइम यानी जो मास मर्डर हुआ था, मैं उससे पहले इतनी कहानियां क्यों बता रही हूं। तो आपको बता दूं कि इस केस को आगे समझने के लिए आपका इन सभी चीजों को जानना, इन सभी बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही कहानी में आगे बहुत बड़ा क्लाइमेक्स का कारण बन सकती हैं। तो विक्टोरिया घर लौटी। काफी टाइम तक उसने कार्ल का वेट किया, लेकिन आखिरकार उसने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गई। कुछ वक्त बाद उसे पड़ोस में ही रहने वाले एक फार्मर यानी कि जिसका नाम लॉरेंस श्लिटलबाउअर था, उसे वो पसंद आ गया। लॉरेंस की पत्नी की मौत हो चुकी थी, तो जैसे ही विक्टोरिया के साथ उसका ये रिश्ता, ये अफेयर शुरू हुआ तो तुरंत एंड्रियास से उसका हाथ मांगने के लिए लॉरेंस पहुंच गया। शुरू में एंड्रियास ने नानुकुर की, लेकिन आखिरकार वो मान गया और विक्टोरिया और लॉरेंस की शादी उसने तय कर दी। ये तय करने के साथ ही दोनों की एंगेजमेंट तुरंत ही हो गई। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद विक्टोरिया प्रेग्नेंट हो गई। लॉरेंस का कहना था कि बच्चा उसका नहीं है, जिसके बाद अफवाहें उड़ने लगी कि हो ना हो ये बच्चा जरूर एंड्रियास का ही है, यानी कि जो जोसेफ था वो एंड्रियास का ही बेटा है। खैर, कहानी को वापस से प्रेजेंट टाइम पर लेकर आते हैं, जहां ओल्ड मेड यानी कि क्रिश्चियन घर छोड़कर जा चुकी है। वो एंड्रियास और पूरे परिवार को बताने की लाख कोशिश करती है कि जरूर घर में, खासकर उस एटिक में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। लेकिन अगले कुछ महीनों में ये आवाजें एंड्रियास और बाकी परिवार को भी आनी शुरू होती हैं। धीरे धीरे हर शख्स को ये खटकता है कि आखिर हर रात वहां से आवाजें आने क्यों शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एक दिन एंड्रियास एटिक में जाने का फैसला करता है। वहां जाकर वो देखता है, लेकिन होता वहां कुछ भी नहीं है। यानी कि वो देखता है, परखता है, एक तरह से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अखबार के अलावा उसे वहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये जो अखबार होता है ये अपने आप में ही काफी स्पूकी होता है। दरअसल ये अखबार किसी ने नहीं देखा था, यानी कि फैमिली के किसी मेंबर ने भी नहीं देखा था। हाल फिलहाल में इनके यहाँ कोई गेस्ट भी नहीं आया था कि उसी के साथ ये पेपर आ गया हो। अखबार था भी म्यूनिख का, जो एंड्रियास के शहर से मीलों दूर था। तो इसी के कुछ दिन बाद एक और अजीबोगरीब परिवार के साथ चीज हुई। यानी कि ये जो न्यूज़पेपर मिला था, ये जो आउट ऑफ द ब्लू इनके घर में न्यूज़पेपर पहुंच गया था, इसके बाद एक और चीज होती है। जैसा मैंने बताया कि इन लोगों के फार्म के पीछे एक घना जंगल था। तो सर्दी के दिन चल रहे थे और रात भर बर्फबारी हुई थी। जब सुबह एंड्रियास अपने घर के बाहर निकला, हल्का फुल्का अंधेरा सा उस वक्त हो रहा था, थोड़ी सी औंस भी थी। तो उस वक्त उसने पैरों के निशान देखे। ये निशान इस तरह से बने थे जैसे कोई जंगल से चलता हुआ इनके फार्म हाउस तक पहुंचा होगा। जाहिर तौर पर सब लोग इसे देखकर डर गए। पूरा का पूरा फार्म हाउस देखा गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद ही घर की चाबियां भी खो गई। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली।
और ये सब कुछ होते होते करीब 6 महीने बीत गए। परिवार को ना तो कोई नई मेड मिली और ना ही घर में ये अजीबोगरीब चीजें होनी बंद हुई। अब करीब 6 महीने बाद यानी 31 मार्च 1922 को आखिरकार एक नई मेड इस घर में आती है। अब इस घर में हिंटरकाफेक के इस फार्म में कोई भूत या कोई साया था या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कोई डार्क एनर्जी ये परिवार जरूर अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि क्रिश्चियन को जो महसूस हुआ, जो डर लगा, वो डर जायज था। और ये साबित हुआ ठीक 6 महीने बाद इसी तारीख को। लेकिन एक दिन और पीछे आपको लेके चलती हूं। पता चलता है कि 30 मार्च विक्टोरिया अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। कई घंटों तक भी जब ढूंढने के बाद वो नहीं मिलती और परिवार जब हार मानने ही वाला होता है, पुलिस स्टेशन जाने ही वाला होता है, तब अचानक वो जंगल के रास्ते घर लौट आती है। अब देखिए, 31 मार्च को नई मेड का पहला दिन है, 1 अप्रैल आती है और फिर 2 अप्रैल आती है। कहानी को मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। अब 2 अप्रैल को कॉफी बेचने वाले 2 लोग हिंटरकाफेक्स के फार्म पर आते हैं, क्योंकि अक्सर इन्हीं लोगों से परिवार कॉफी लिया करता था। वो देखते हैं कि अंदर या बाहर कोई भी नहीं होता। कुछ घंटों बाद कुछ हंटर्स घूम रहे होते हैं, उन्हें भी फार्म एकदम खाली दिखता है। 2 अप्रैल को ही संडे होता है। पूरा शहर चर्च में इकट्ठा होता है प्रेयर्स के लिए, लेकिन यहाँ भी एंड्रियास की फैमिली से कोई भी मौजूद नहीं होता। अगले दिन यानी 3 तारीख को एक पोस्टमैन आता है, उसे भी कोई नहीं दिखता, लेकिन वो लेटर बॉक्स में लेटर रखकर निकल जाता है। अब धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि एंड्रियास के परिवार के लोग कई दिन से नहीं दिखे हैं। ये बात पहुंच जाती है लॉरेंस के पास भी। ये वही लॉरेंस है जिसका विक्टोरिया के साथ अफेयर होता है, जो एक टाइम पर विक्टोरिया का फियांसे होता है। अब अचानक लॉरेंस की चिंता बढ़ जाती है। वो अपने 2 बेटों को विक्टोरिया के घर भेजता है कि देख कर आओ सब लोग घर पर हैं या नहीं, या कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। बच्चे जाते हैं, देर तक दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से ना तो कोई आवाज आ रही होती है और ना ही कोई आकर दरवाजा खोलता है। बच्चे जाकर पापा को ये बताते हैं। तो इसके बाद अब लॉरेंस खुद जाता है एंड्रियास के फार्मस्टेड पर। वो अपने साथ 2 और पड़ोसियों को ले जाता है। ये तीनों लोग जाते हैं और दरवाजे, खिड़की सब कुछ खटखटाना शुरू करते हैं। परिवार के पास जो पेट एनिमल्स या कह लीजिए कि फार्म एनिमल्स थे, वो सभी ठीक ठाक थे। सभी के पास ताजा खाना था, वो एकदम ठीक हालत में थे। लेकिन इतने में लॉरेंस की नजर पड़ती है उस जगह पर जहां जानवरों का खाना या चारा रखा होता है। वो देखता है कि किसी इंसान का पैर वहां पड़ा होता है। वो सही तरीके से चारा हटाकर देखता है तो पाता है कि एंड्रियास की बॉडी वहां पड़ी होती है। ये देखकर तीनों हैरत में पड़ जाते हैं। ये तीनों इस लाश के नजारे से उबर पाते या कुछ भी समझ पाते, संभल पाते, तब तक इनकी नजर वहीं आसपास मौजूद सभी लाशों पर पड़ती है। घर के हर एक शख्स की लाश पड़ी थी, सिवाय एक के। 2 साल के जोसेफ की लाश वहां सबके साथ नहीं थी। सब लोग उसे यहां वहां ढूंढने लगे कि क्या पता कातिल ने बच्चा समझकर जिंदा छोड़ दिया हो। तीनों लोग अलग अलग जोसेफ को ढूंढने लगे और आखिरकार वो अपने कमरे में मिला। लेकिन अफसोस, कातिल 2 साल के बच्चे तक को जिंदा नहीं छोड़ा था। यानी हिंटरकाफेक के इस फार्म में जानवरों को छोड़कर इंसान सारे के सारे खत्म हो चुके थे, यहां तक कि जो नई मेड थी वो भी। सभी को बेरहमी से मारा गया था, सभी के सिर पर वार किया गया था। कुछ एक लोगों के सिर तो 2 हिस्सों में फट चुके थे। इन सब में सबसे दर्दनाक हालत थी नन्ही कजीला की। उसकी लाश को जब गौर से देखा गया तो देखा कि कैसे उसके हाथ में अपने ही बालों का एक गुच्छा सा था। यानी उसने एक तरह से अपने बाल खुद ही नोचे थे। पता चला कि ऐसा आमतौर पर बच्चे तब करते हैं जब वो किसी बहुत बुरे दर्द में हो या बहुत लंबे टाइम तक बहुत ही खराब किसी अब्यूज या ट्रॉमा से गुजरे हों। ये एक तरह से उनके दिमाग का या फिर उनके शरीर का उस अब्यूज को लेकर रिएक्ट करने का तरीका होता है। तो लॉरेंस और उसके साथ आए 2 लोगों को पता चल चुका है कि ये परिवार पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तुरंत पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसके साथ ही पूरे इलाके में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि पूरा का पूरा परिवार जान से मार डाला गया है। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर थी।
तो अब पुलिस छानबीन शुरू करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में ही पुलिस को समझ आ जाता है कि ये केस कोई आम केस नहीं होने वाला है। दरअसल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस लाशों के उस अंबार को देख रही होती है तो कुछ चीजों पर गौर करती है। जैसे किचन में खाना रखा होता है और वो खाना 3-4 दिन पुराना नहीं होता, बल्कि मुश्किल से कुछ घंटों पुराना होता है। जबकि पुलिस थ्योरी में ये बात निकल कर आई होती है कि 31 मार्च ही पूरे परिवार की हत्या हो गई थी। ऐसे में घर में ताजा खाना पड़ा होना, जानवरों के पास रोज नया चारा होना, इन सब का बस एक ही मतलब था कि ये जो भी कातिल था या एक से ज्यादा कातिल थे, ये जरूर ही घर में रुके रहे। मर्डर करने के बाद भी मर्डरर या मर्डरर्स घर छोड़कर नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने लिए कई बार खाना बनाया, खाया, जानवरों को भी खिलाया और तो और खुद नहाए धोए भी। अब देखिए, वो वक्त जो था वो डीएनए का नहीं था, क्योंकि जाहिर तौर पर मौके वारदात पर मर्डरर्स के काफी डीएनए रहे होंगे, लेकिन उस वक्त पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कुल मिलाकर पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना शुरुआत से ही बहुत टफ था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी लाशों की अब ऑटोप्सी की जाती है। पता चलता है कि हर शख्स के सर पर कई बार भारी भरकम चीज से या हथियार से वार किए गए थे। ऑटोप्सी से यह भी सामने आया कि नन्ही कजीला की मौत सबसे ज्यादा देर में हुई। वो ही सबसे ज्यादा तड़पती रही और आखिरकार फिर उसने भी दम तोड़ दिया। शुरुआत में पुलिस का शक ऐसे लोगों पर रहा जो एंड्रियास को पसंद नहीं करते थे, यानी ऐसा शख्स जिसकी एंड्रियास से दुश्मनी हो। लेकिन ऐसे तो शहर में कई लोग थे, और अगर किसी की एंड्रियास से दुश्मनी होती भी तो वो पूरे के पूरे परिवार को खत्म क्यों ही करता। तो पुलिस के सामने अब 4 से 5 थ्योरी थी। इस मास मर्डर का मकसद लालच, बदला तक सोचा गया। लालच इसलिए क्योंकि हिंटरकाफेक फैमिली काफी अमीर थी। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरे जर्मनी के हालात काफी खराब हो गए थे, लेकिन ये फैमिली कुछ ऐसे चुनिंदा फैमिलीज में से थी जिन्हें पैसे की कमी तो कभी नहीं आई, तब भी नहीं जब आधे से ज्यादा जर्मनी भूखा मर रहा था। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस को पूरे घर से कैश के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, जो कि बहुत अजीब था। इतना पैसे वाला परिवार और घर में कैश कुछ भी नहीं, ये एकदम इम्पॉसिबल था। लेकिन दूसरी तरफ घर में गोल्ड और सिल्वर भी रखा था। तो जिस चोर के पास घर में रहते हुए खाना बनाने, खाना खाने, सबको मार डालने, इतना सब करने का वक्त था, तो घर में रखा गोल्ड और सिल्वर भी वो ढूंढ ही लेता, और उसे मिल जाता तो वो अपने साथ ले ही जाता। दूसरी थ्योरी थी बदला। एक वाइल्ड असम्पशन ये लगाया गया कि विक्टोरिया का हस्बैंड कार्ल गैब्रियल, जिसे सब लोग मान कर चल रहे थे कि वो वॉर में मर गया होगा, तो कहीं वो ही लौट ना आया हो। जी हाँ, ये माना गया कि हो सकता है कि कार्ल विक्टोरिया और लॉरेंस के अफेयर के बारे में जानकर बहुत नाराज हो गया हो, और इसके चलते उसने पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी हो। माना गया कि ये सब करने के 2-3 दिन बाद ही वो रशिया भाग गया हो। बदले वाली थ्योरी में ही एक और नाम आता है, और वो है लॉरेंस का। वही लॉरेंस जो विक्टोरिया का फियांसे हुआ करता था, और वही लॉरेंस जो इन मर्डर्स के बाद सबसे पहले इस घर में घुसा था, जो अपने साथ 2 लोग और लेकर आया था। थ्योरी ये गढ़ी गई कि विक्टोरिया का परिवार 2 साल के जोसेफ को पालने के लिए लॉरेंस से पैसे मांग रहा था, और लॉरेंस तो शुरू से ही जोसेफ को अपना बेटा मानता नहीं था, तो इसी के चलते उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी। हालांकि ये भी एक वाइल्ड कंजक्चर है, लेकिन यहाँ मजेदार बात एक ये भी है कि जब मीडिया ने इसी थ्योरी के साथ न्यूज चलाई, या जिसने लॉरेंस का नाम इस केस से जोड़ा, उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की, तो उसने हर उस मीडिया एजेंसी या हर शख्स पर केस किया, और हर बार वो केस जीता भी। थ्योरीज में ऑब्वियसली उस प्रेत का, या कह लीजिए कि उस आत्मा का भी जिक्र आया, जिसे लेकर इस फैमिली की पुरानी मेड से बहुत सी बातें कही थी। माना गया कि फार्म के पीछे क्योंकि एक लंबा चौड़ा जंगल था, तो वहीं से किसी प्रेत आत्मा या बुरी शक्ति का शिकार ये लोग बन गए। क्योंकि लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद भी इस केस में कभी कोई सबूत सामने नहीं आया, तो किसी प्रेत आत्मा के ही इन्वॉल्व होने का शक लोगों को होने लगा। लोगों को लगता था कि उस घर में एंड्रियास के बुरे कामों के कारण ही कोई तो नेगेटिव एनर्जी थी जो इस घर की तरफ अट्रैक्ट हो गई होगी, और आखिरकार जिसने सभी की हत्या कर दी।
इन वाइल्ड थ्योरीज में अब बारी है एक और ऐसी थ्योरी की जो आपका दिमाग हिला देगी। जी हाँ, ये थ्योरी थी कि खुद एंड्रियास ने ही कहीं पूरे परिवार की हत्या तो नहीं की थी। जी हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि एंड्रियास की विक्टोरिया के बाद अपनी पोती कजीला पर भी बुरी नजर थी। विक्टोरिया अपने साथ हुई ज्यादती को तो फिर भी झेल गई, लेकिन जब बेटी की बारी आई तो वह एंड्रियास के अगेंस्ट खड़ी हो गई। और इसी कड़ी में एक रोज जब एंड्रियास कजीला के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा होगा तो विक्टोरिया ने उसे देख लिया। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कैसे इन मर्डर से ठीक एक रात पहले विक्टोरिया घर से भाग गई थी। तो हो सकता है कि इसी कारण विक्टोरिया ने भाग जाने का फैसला किया हो, लेकिन फिर वो लौट आई हो और आकर अपने बाप को धमका दिया हो कि अगर फिर से उसने ऐसा कुछ किया तो वो पुलिस के पास चली जाएगी। थियोरी ये गढ़ी गई कि विक्टोरिया के धमकाने पर एंड्रियास डर गया हो और गुस्से में आकर उसने एक एक शख्स की हत्या कर दी हो, लेकिन फिर एंड्रियास की मौत का कारण कोई अनजान शख्स ही आकर बन गया हो। ये बहुत वाइल्ड कंजक्चर था, लेकिन वही थियोरी हर एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। थ्योरीज की बात हो ही रही है तो एक लास्ट और जान लेते हैं। दरअसल इन मर्डर्स के कुछ साल बाद एक अनजान आदमी इस फार्म के बाहर देखा गया था। वो हिंटरकाफे के इस फार्म को लगातार घूरे जा रहा था। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने जब गौर किया तो वो बाहर निकलकर उसे पूछने लगा, लेकिन वो शख्स अजीब सी बातें करने लगा, केस के बारे में पड़ोसी से पूछने लगा, फिर अचानक चिल्लाकर भाग गया कि उसने ही इन सभी का मर्डर किया है और वो जंगलों की तरफ दौड़ गया। और उसके बाद वो शख्स कभी किसी ने नहीं देखा। साल बीतते गए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही, कई लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन कभी किसी शख्स का नाम इस केस से सही तरीके से जुड़ ही नहीं पाया। ये कह सकते हैं कि पुलिस के पास कभी इतने सबूत ही नहीं हो पाए कि किसी एक शख्स को लेकर ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा सके। इन मर्डर्स के 33 साल बाद इस केस की फाइल बंद कर दी गई। आज तक कोई नहीं जानता है कि आखिर वो कौन शख्स था या वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंटरकाफे के इस पूरे परिवार को इस तरह मार डाला था, और आखिर क्यों। आज इतने सालों बाद कुछ रह गया है, कुछ पीछे छूट गया है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ सवाल कि आखिर ये खून क्यों हुआ, किसने किया, मकसद क्या था। इंसानों को मारा तो मारा, भला जानवरों को कैसे छोड़ दिया। सभी लोगों को मारने के बाद भी कातिल उस घर में अगले 2 दिन तक क्यों रुका रहा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब इतने सालों बाद मिलना तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इन सभी सवालों पर आपके पास क्या कोई जवाब है? आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।